इस लेक्चर में हम बात करेंगे सूचना के अधिकार के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूचना का अधिकार है क्या। इस सूचना का जो अधिकार है, भारत में इस अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि सूचना का ये अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है तो इस अधिकार के मिलने के बाद इस अधिकार का भारतीय नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूचना के अधिकार की आखिर भारत में आवश्यकता क्या थी। इतिहास में अगर हम जाएं तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करना, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों के लिए या भारत में एक कानून बनाया गया था। इस कानून को शासकीय गोपनीयता अधिनियम के नाम से जाना जाता था। कहानी की शुरुआत यहीं से करेंगे। तो अंग्रेजों के द्वारा शासकीय गोपनीयता अधिनियम या शासकीय गोपनीयता एक्ट जो है ये 1923 में बनाया गया था। 1923 में ब्रिटिशर्स ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया था और आपको नाम से ही पता चलेगा कि ये जो एक्ट या ये जो कानून ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया था, इस कानून का प्रयोग करके शासन की सभी जानकारियों को भारत की आम जनता से गोपनीय रखा जाता था या छुपा करके रखा जाता था। अब ब्रिटिश काल में तो शासकीय गोपनीयता जैसे एक्ट अंग्रेजों ने यदि भारत के लिए बनाए तो इस प्रकार के एक्टों की आवश्यकता उस समय अंग्रेजों को थी, ये समझा जा सकता है। लेकिन 1947 में 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी ये शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को नहीं हटाया गया। जबकि स्वतंत्रता के बाद जब भारत में संविधान का गठन हुआ तो भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में भारत का संविधान राज्य को ये निर्देश देता है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। और जब बात लोक कल्याणकारी राज्य की हो या एक वेलफेयर स्टेट की हो तो वेलफेयर स्टेट में या लोक कल्याणकारी राज्य में गोपनीयता से लोक कल्याणकारी राज्य की छवि पर प्रभाव तो पड़ेगा। एक लोक कल्याणकारी राज्य में गोपनीयता से ज्यादा महत्व जो है वो पारदर्शिता का होता है या होना भी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो कानून था शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923, ये कानून लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में गोपनीयता को बनाए हुए रखा हुआ था। अब जब देश आजाद हो गया, साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बने, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य में जितनी अधिक पारदर्शिता होगी, पारदर्शिता किसके बीच, सरकार और जनता के बीच, क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच जितनी अधिक पारदर्शिता होगी उतना ही उस राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के जमाने बनाया गया जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 था, इस एक्ट को संविधान के बन जाने के बाद भी या स्वतंत्र भारत में भी एज इट इज रखा गया। अब इस एक्ट का प्रयोग करके, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का प्रयोग करके भारत की सरकार ने वे सारी सूचनाएं जो वो जनता तक नहीं पहुंचाना चाहते थे, उन सभी सूचनाओं को कई वर्षों तक जनता से गोपनीय रखा। यहां आपको समझना जरूरी है कि साल 1989 में वीपी सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह जिन्होंने ये घोषणा करी थी कि हम भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देंगे। अब यहां इस सूचना के अधिकार से अभिप्राय क्या है, ये हम इस एक्ट की हिस्ट्री जानने के बाद जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन है जिन्होंने भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार देने की घोषणा करी थी, तो वीपी सिंह। हालांकि वे भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान नहीं कर पाए, परंतु घोषणा करने वाले पहले प्रधानमंत्री जरूर बने। सारी कहानी की शुरुआत साल 1990 में होती है। 1990 ईस्वी के अंदर राजस्थान का एक क्षेत्र है ब्यावर। अब राजस्थान के इस ब्यावर क्षेत्र में कुछ ग्रामीण जिन्होंने सरकारी काम के लिए मजदूरी करी थी, सरकार का कुछ काम आया और सरकार के उस काम में
उन्होंने जब मजदूरी करी तो सरकारी कार्य के बदले जो मजदूरी उन मजदूरों को दी गई, उन्हें यह लगा कि ये मजदूरी बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र के वो जो मजदूर थे, उन्होंने अधिकारियों से ये जानने की कोशिश करी कि सरकार की तरफ से हमें कितनी मजदूरी दी जा रही है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के सामने सरकार के जो जितने भी निविदाएं हैं या सरकार की जितने भी ऐसे पत्र हैं जिनमें उस कार्य का विवरण दिया गया होगा कि भाई ये कार्य कितने का है, इसमें प्रति व्यक्ति को मजदूरी कितनी दी जाएगी, ऐसे कागज या ऐसे जो पत्र थे उनकी मांग करी। 1990 में राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र के अंदर सबसे पहले मजदूर जो मजदूरी उनको प्राप्त हुई, वे प्राप्त मजदूरी से खुश नहीं थे, और जब वो उनको मिलने वाली मजदूरी से खुश नहीं थे तो उनको लगा कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो उन्होंने कहा कि आप वो दस्तावेज हमें दिखाओ जिस दस्तावेज में इस पूरे काम के बारे में सारा ब्यौरा लिखा गया हो। तब अधिकारियों ने उन मजदूरों को वो कागज दिखाने से मना कर दिया। कौन से अधिकार के तहत? तो फिर से बात वही आएगी, शासकीय गोपनीयता अधिनियम था 1923 का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक कानून है जिसके तहत हम कुछ सूचनाओं को जनता से गोपनीय रख सकते हैं। तब राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र से ही हम ये कह सकते हैं कि पहली बार सूचना का अधिकार आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ। सूचना का अधिकार आंदोलन। इन मजदूरों ने फिर ये जो डिमांड करी थी कि हमें वो सरकारी दस्तावेज दिखाए जाए, तो जहां से उन्होंने ये डिमांड करी कि हमें वो सरकारी दस्तावेज दिखाए जाए, वहीं से भारतवर्ष में सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ होता है। यानी अगर प्रश्न हमें ये पूछा जाए कि भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1990 में। और कहां से हुआ? राजस्थान से, राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र से। और एक नाम आपको याद रखना है, अरुणा रॉय। किसके नेतृत्व में भारत के अंदर सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो अरुणा रॉय वो आरटीआई एक्टिविस्ट है जिन्होंने भारत में सबसे पहले सूचना का अधिकार आंदोलन को लीड किया राजस्थान से। यहां एक पार्टी थी MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का एक संगठन था जिसने राजस्थान से इस आंदोलन को स्टार्ट किया। 1990 के बाद जैसे जैसे साल बढ़ते गए, सूचना के अधिकार की मांग भारत में तेज होती गई। जैसे जैसे सूचना के अधिकार की मांग बढ़ती गई तो फिर सरकार के ऊपर भी ये दबाव था। सरकार स्वयं भी शायद गोपनीयता को कम करना चाह रही हो, पर आंदोलन ने, जो सूचना का अधिकार आंदोलन चला, इस आंदोलन के कारण या इस आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देने संबंधी कुछ प्रमुख कार्य किए। वे प्रमुख कार्य क्या थे, उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1996 में 1996 ईस्वी के अंदर 1996 भारतवर्ष के अंदर एक संगठन है, उसको बोलते हैं भारतीय प्रेस परिषद। अब आप यहां पर ये बात भी समझने की कोशिश करो, भारतीय प्रेस परिषद कि जब बात सूचना के अधिकार की हो तो भारतवर्ष के अंदर जो प्रेस है उसे सूचना के अधिकार की सबसे ज्यादा आवश्यकता शायद रहती हो। एक आम नागरिक की तुलना में प्रेस को सूचना के अधिकार की आवश्यकता थोड़ा सा अधिक होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को और प्रेस को भी वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और प्रेस को जब कभी भी कोई सूचनाएं इस देश की जनता को देनी हो तो उसके पास सूचना पहले खुद भी तो होनी चाहिए। और कई बार इस प्रकार के मुद्दे देखने को मिले जब प्रेस ने, मीडिया ने सरकार से कोई सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए, तब गोपनीयता अधिनियम 1923 का हवाला देकर सरकार ने वो सूचनाएं प्रेस को नहीं, वो सूचनाएं जो है मीडिया को या प्रेस को नहीं दी। तो भारतीय प्रेस परिषद ये भारतवर्ष के अंदर जो मीडिया है या जो प्रेस है उसका एक सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो 1996 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? 1996 एक तो भारतीय प्रेस परिषद, ठीक, भारतीय प्रेस परिषद ने 1996 में भारत सरकार को एक मसौदा दिया कि यदि सच में सरकार नागरिकों को सूचना का अधिकार देना चाहती है तो इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए। भारतीय प्रेस परिषद ने जब भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए तो अगले ही साल 1997 में
भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसे शौरी समिति के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा गठित शौरी समिति 1997 शौरी समिति का गठन किया गया। अब इस शौरी समिति को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था भारत सरकार का, वो बस ये था कि हम कैसे नागरिकों और सरकार के बीच की पारदर्शिता को बढ़ाएं। नागरिकों, इस देश के जो नागरिक है और जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है, दोनों के बीच की जो गोपनीयता है उसको कैसे कम किया जाए। तो 1997 में जब शौरी समिति का गठन हुआ तो शौरी समिति का मानना यह था कि नागरिक और सरकार के बीच की गोपनीयता को यदि सरकार कम करना चाहती है तो उसका एक ही तरीका है, और वो है कि सूचना का अधिकार जनता को प्रदान हो जाए या सूचना का अधिकार जनता को मिल जाए। इसके लिए 1997 में शौरी समिति ने एक ड्राफ्ट बनाकर, एक कानून का ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपा, और जो ड्राफ्ट सरकार को सौंपा गया शौरी समिति, क्योंकि शौरी समिति का उद्देश्य ही क्या था, क्यों बनाई गई थी, कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे सरकार और जनता दोनों के बीच की जो गोपनीयता है, लोक कल्याणकारी राज्य में गोपनीयता का वैसे भी कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। तो शौरी समिति ने 1997 ईस्वी के अंदर सरकार को एक कानून का प्रारूप दिया, और उस कानून को FIA, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बाद में बना। इसे स्वातंत्र्य सूचना विधेयक हम नाम दे देते हैं, स्वातंत्र्य सूचना विधेयक। और यहां पर आप एक बात को बहुत बढ़िया से समझना कि RTI से पहले भारत के नागरिकों को, RTI से पहले भारत के नागरिकों को जो कानून सूचना का अधिकार देने के लिए बनाया गया था उसका नाम था स्वातंत्र्य सूचना विधेयक। यानी अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है कि स्वातंत्र्य सूचना विधेयक का मसौदा या प्रारूप किसने तैयार किया, तो फिर आंसर क्या होगा, शौरी समिति। अब ये भारत सरकार के ऊपर था कि वो स्वातंत्र्य सूचना विधेयक या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है इसको पारित करती है या नहीं करती है। तो ये जो स्वातंत्र्य सूचना विधेयक था, भारत में लोकसभा और राज्यसभा ने इसको 2002 में पारित कर दिया, और 2003 ईस्वी में राष्ट्रपति के साइन होते ही, जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया, वैसे ही स्वातंत्र्य सूचना विधेयक, स्वातंत्र्य सूचना अधिनियम बन गया, कानून बन गया। और RTI से पहले जो कानून भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता था वो कानून यही था। लेकिन इस कानून के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि ये कानून कभी लागू ही नहीं हो पाया। 2003 में इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, भारत की संसद ने इसको पारित कर दिया, पर स्वातंत्र्य सूचना विधेयक जो है इसे कभी पारित करा ही नहीं गया। क्योंकि स्वातंत्र्य सूचना विधेयक में जिस प्रकार से सूचना का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया जा रहा था उसकी भारतवर्ष में खूब आलोचना हुई। तो स्वातंत्र्य सूचना विधेयक को लागू किया नहीं गया, और जब इसे लागू किया नहीं गया तो फिर भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देने के लिए अगला अधिनियम या अगला विधेयक लाया गया, जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। और RTI एक्ट ही वो एक्ट है जो आज भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। तो RTI बिल जो है इसके बारे में कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेगी। RTI बिल, सबसे पहले RTI बिल 2004 में तैयार किया गया। 2004 में इस बिल को तैयार करने के बाद 22 दिसंबर 2004 ईस्वी को RTI बिल को लोकसभा में पेश किया गया। 22 दिसंबर 2004 ईस्वी को लोकसभा में पेश होने के बाद 11 मई 2005 ये वो तिथि थी जब भारत की लोकसभा ने RTI बिल को पारित कर दिया। ठीक है, तिथियों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो RTI बिल है, जो सूचना का अधिकार विधेयक है, उसे लोकसभा में तो 22 दिसंबर 2004 को पेश किया गया, परंतु लोकसभा ने उसे पारित किया था 11 मई 2005 ईस्वी को। 12 मई को राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो गया,
12 मई राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो गया, और राज्यसभा से इस बिल के पारित होने के बाद 15 जून सन 2005 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही, अब यहां पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को समझना कि जो आरटीआई बिल है, इस आरटीआई बिल पर भारत के राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 15 जून 2005 ईस्वी को। ठीक, 15 जून 2005 को जैसे इस बिल पर साइन हुआ वैसे ही ये आरटीआई एक्ट बन गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम। वो अधिनियम या वो कानून जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो समझनी पड़ेगी। पहली बात, अगर मुझे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आरटीआई बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, आंसर होगा 15 जून 2005 ईस्वी को। दूसरा कि 15 जून 2005 ईस्वी को ही ये जो आरटीआई बिल था, इसकी कुछ धाराओं को भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 15 जून 2005 ईस्वी को आरटीआई एक्ट जो है वो भारतवर्ष में आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से क्यों नहीं? क्यों इसे भारत में आंशिक रूप से लागू किया गया? क्योंकि ये बात सरकार को बहुत अच्छे से पता थी कि इस कानून के लागू होते ही, अच्छा ये बात आप समझना कि आरटीआई एक्ट के तहत पिछले 20 वर्ष की सूचनाएं जो है वो सरकार से प्राप्त की जा सकती है। तो अब सरकार को ये पता था कि अगर अभी इस बिल को हम तुरंत से पूरे भारतवर्ष में लागू कर देते हैं तो लोग ऑफिसों की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, सभी लोग सभी विभागों से सूचनाएं प्राप्त करने लग जाएंगे। और विभागों ने सूचनाओं का डाटा एकत्र किया भी है कि नहीं किया है, अभी ये भी क्लियर नहीं था। इसलिए यहां पर यह भी जरूरी था कि अभी उनको कुछ समय दे दिया जाए, भारत के सभी सरकारी डिपार्टमेंट को कुछ समय दे दिया जाए, वो समय जिसमें कि वो अपनी सभी सूचनाओं को एकत्र कर सके, ताकि जब कोई उनसे आरटीआई मांगे तो वो तुरंत उसका जवाब दे सके। तुरंत मतलब कि महीने भर के अंदर उसका जवाब दे सके। इसलिए 15 जून 2005 ईस्वी को आरटीआई एक्ट को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। 120 दिन का, लगभग 120 दिन का समय जो है वो सभी विभागों को दिया गया कि वो पिछले 20 वर्ष की सभी सूचनाओं का डाटा जो है वो एकत्रित कर दें। और 15 जून 2005 ईस्वी के बाद 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को जब सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था तो ये किस राज्य में लागू नहीं हुआ था? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। लेकिन आपको फिर ये पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनते ही ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। तो एट प्रेजेंट आज तो भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है, आज भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आरटीआई एक्ट को लागू ना किया गया हो। पर जब 12 अक्टूबर को इसको लागू किया गया था तो उस समय आरटीआई एक्ट जो है वो भारतवर्ष के अंदर आरटीआई एक्ट को उस समय सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। तो यदि मुझे परीक्षा में प्रश्न आता है कि आरटीआई एक्ट भारतवर्ष में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से इसे भारत में कब लागू किया गया? आपका आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। और जम्मू कश्मीर जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना तो केंद्र शासित प्रदेश बनते ही ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। ठीक, तो ये कुछ इसके इतिहास के बारे में कुछ प्रमुख बातें। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का क्या इतिहास रहा, कैसे भारत के नागरिकों को ये सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। अब इसके बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। जैसे सबसे पहली बात ये कि सूचना का अधिकार आखिर है क्या, तो यहां आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा अधिकार है, किसको मिलने वाला? नागरिकों को मिलने वाला एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत वे सरकार से सूचनाएं प्राप्त कर सके। कारण क्या उद्देश्य है? सूचना के इस अधिकार को नागरिकों को यदि दिया गया है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों नागरिकों को यह अधिकार दिया गया? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में मैं इस प्रकार के कानून के प्रमुख उद्देश्यों को ये कह सकता हूं कि इस कानून को या इस अधिकार को जनता को देने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता जो एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इस पारदर्शिता में वृद्धि करना, यानी जनता और सरकार के बीच ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता हो। और वो तभी होगी जब जनता सरकार के किसी भी कार्य की सूचना को प्राप्त कर सके। तो पारदर्शिता में वृद्धि करना,
इसके अलावा इस कानून को नागरिकों को देने के पीछे का एक बड़ा उद्देश्य ये भी तो था कि इससे जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, इस पर रोक लगाई जा सके। और काफी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि आरटीआई आने के बाद भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि नागरिकों के पास ये अधिकार हो कि वो सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सके। फिर साथ ही साथ अगर सरकार को, प्रशासन को, लोक प्राधिकारियों को ये पता होगा कि जनता के पास ये अधिकार है कि वो उनके कार्यों की सूचना प्राप्त कभी भी कर सकते हैं, तो ऐसे में वे अपने द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है, उनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है, उनकी सूचनाओं को एकत्रित करके भी रखेंगे। और ये काम ऑफलाइन या पेपर पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार से जो ई गवर्नेंस है उसको भी तो बढ़ावा मिलेगा। ई गवर्नेंस भी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन होंगे, लंबे समय तक डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतवर्ष में ये जो सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, इसके अंदर एक प्रश्न ये निकल के आता है कि सर यहां सूचना का अर्थ क्या होगा? सूचना का अर्थ क्या है? नागरिक, भारत के नागरिक जो है वो सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, पर सूचना का अर्थ क्या होगा? तो ध्यान रखना, भारत सरकार का कोई भी अभिलेख, भारत सरकार का कोई भी परिपत्र, भारत सरकार की कोई भी निविदा, भारत सरकार का कोई भी आदेश, कोई भी परिपत्र, निविदा, आदेश वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है वो सूचना के अंतर्गत आती है। पर आपको यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कार्य, कोई सा भी ऐसा कार्य जो अभी विचाराधीन हो, तो जो विचाराधीन कार्यों से संबंधित अभिलेख होते हैं उन्हें फाइल टिप्पण कहा जाता है। ऐसे सभी अभिलेख जो विचाराधीन मामलों से संबंधित है, मतलब जिसका फाइनल अभी नहीं हुआ है और उसे अभी एक कागज पर लिखा गया है पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं निकला है, तो ऐसे सभी मामलों को फाइल टिप्पण कहा जाता है। और फाइल टिप्पण सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना का अंग नहीं है, यानी कि आरटीआई के तहत हम फाइल टिप्पण नहीं ले सकते। मतलब ऐसा कोई मामला जो अभी विचाराधीन है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी सूचना हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी सूचना जिससे भारत की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़े, भारत की एकता, अखंडता पर प्रभाव डालने वाली सूचनाओं को आरटीआई एक्ट के तहत नहीं प्राप्त किया जा सकता। साथ ही साथ ऐसी कोई सूचना जिससे न्यायालय की अवमानना हो, न्यायालय का अपमान हो, वो सूचनाएं आरटीआई एक्ट के तहत नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऐसी कोई सूचना जो भारत की संसद या फिर विधानमंडल के विशेषाधिकारों की अवमानना करती हो या उनको कम करती हो, ऐसी कोई सूचना आरटीआई के तहत प्राप्त नहीं की जा सकती है। डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस, सुरक्षा, देश की सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं इसके अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती है। और महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जो हमने न्यायपालिका का गठन किया है, उस न्यायपालिका का जो सिद्धांत अपनाया गया है वो स्वतंत्र न्यायपालिका का है। तो ध्यान रखना कि जो न्यायालय है, न्यायालय जो है वह भी आरटीआई के अंतर्गत नहीं आ सकता। लेकिन 2019 में जब आरटीआई एक्ट में संशोधन किया गया, तो 2019 के आरटीआई एक्ट के संशोधन में यह कहा गया कि न्यायालय तो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन न्यायिक प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका जो कार्यालय है, उसका जो कार्यालय यानी कि न्यायिक प्रशासन से संबंधित सूचनाएं आरटीआई के तहत प्राप्त की जा सकती है, परंतु न्यायालय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। तो एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि निम्न में से कौन सूचना के अधिकार के तहत सूचना में सम्मिलित नहीं है, और वो आपको ऑप्शन बना के दे दे अभिलेख, परिपत्र, न्यायालय और न्यायिक प्रशासन। तो आप ध्यान रखना, न्यायिक प्रशासन जो है वो आरटीआई के तहत सूचना के अंतर्गत सम्मिलित है, परंतु जो न्यायालय है वह सूचना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। तो यहां सूचना का अर्थ क्या है, इसको आप समझना। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। वाक तथा अभिव्यक्ति। अब ये बात आपको याद रखनी है
कि जैसे ही भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ तो इस सूचना के अधिकार का संविधान में क्या स्टेटस है। तो यदि हम संवैधानिक स्टेटस के अनुसार देखें तो जो सूचना का अधिकार है वह अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है इसे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी सूचना का अधिकार भी जो है 19(1)(a) में निहित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अब यहां पर आप एक बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का स्टेटस अनुच्छेद 19 के तहत मिला है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत जो मौलिक अधिकार भारत का संविधान हमें प्रदान करता है, जो मौलिक अधिकार हमें 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत मिलते हैं, वे अधिकार सिर्फ इंडियंस के लिए होते हैं, सिर्फ भारतीयों के लिए होते हैं। तो इस आधार पर आप देखोगे तो सूचना का अधिकार जो है वो सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। विदेशी नागरिक सूचना के अधिकार के तहत किसी भी प्रकार की सरकारी सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंडियंस के लिए। क्यों? क्योंकि इसे मौलिक अधिकार का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला, अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है। ठीक, तो यदि किसी भी व्यक्ति को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करनी हो, सरकार के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य की सूचना प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। प्रत्येक विभाग में, हर एक विभाग, भारतवर्ष के अंदर जितने भी सरकारी विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसको PIO कहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी। और ये लोक सूचना अधिकारी, हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जब कभी भी हमें सूचना के अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 के तहत जब कभी भी हमें कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उसके लिए या तो लिखित रूप में फॉर्म भर के या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम किससे सूचना प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन देंगे, तो लोक सूचना अधिकारी। यानी RTI अगर हमें लगानी है और RTI के तहत कोई सूचना प्राप्त करनी है तो हम अपना आवेदन किसके पास देंगे, लोक सूचना अधिकारी के पास देंगे। फिर लोक सूचना अधिकारी से यदि हम ऊपर चले तो प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया गया है। अच्छा, यहां राज्य सूचना आयोग की बात आई तो आप एक फैक्ट जरा याद रखना कि 12 अक्टूबर सन 2005 ईस्वी को जब भारत में RTI एक्ट को पूर्णतया लागू किया गया था तो उस समय क्या स्थिति थी 12 अक्टूबर 2005 को, कि भारत में 9 ऐसे राज्य थे जिन्होंने RTI एक्ट के लागू होने से पहले ही अपने राज्यों में सूचना का अधिकार नागरिकों को दे रखा था। 9 राज्य ऐसे थे, उसमें तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इवन जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, ये 9 ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने अपने राज्यों में सूचना का अधिकार नागरिकों को इससे पहले ही दे रखा था। तो कई बार प्रश्न क्या बन जाता है तुम्हारे पास कि सूचना का अधिकार अधिनियम के भारत में लागू होने से पूर्व भारत के कितने राज्यों में यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त था, तो कितने राज्यों में, 9। और इंडिया का पहला राज्य, फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने ये अधिकार अपने राज्य के नागरिकों को दिया था, तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया, तमिलनाडु और साथ में गोवा, लेकिन पहला तो तमिलनाडु ही है। इन दोनों ने 1997 में 1997 ईस्वी के अंदर तमिलनाडु और गोवा ने अपने राज्य में, सिर्फ अपने राज्य में सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को दिया था। तो ये एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। खैर, अभी इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हर डिपार्टमेंट के अंदर, प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक लोक सूचना अधिकारी होते हैं जिसके सामने हम अपील करते हैं। जहां हम अपना आवेदन दे रहे हैं वो लोक सूचना अधिकारी है। लोक सूचना अधिकारी से ऊपर जाएंगे तो एक राज्य सूचना आयोग हर एक राज्य में होता है, और फिर राज्य सूचना आयोग के ऊपर जो है एक केंद्रीय सूचना आयोग होता है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी पूरे भारतवर्ष का एक सेंटर आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, उसके नीचे राज्य सूचना आयोग और उसके नीचे लोक सूचना अधिकारी। अब ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इस केंद्रीय सूचना आयोग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इस केंद्रीय सूचना आयोग में
एक जो सबसे मुख्य अधिकारी होगा, एक जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, उसे हम मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र का। और इस एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ 10 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। यानी केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त कितने सूचना आयुक्तों को रखा जा सकता है? 10 सूचना आयुक्तों को रखा जा सकता है। और केंद्रीय सूचना आयोग का ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है या जो अन्य सूचना आयुक्त है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो फिर आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। क्या भारत के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बना सकते? तो आंसर होगा नहीं। इसके लिए कॉलेजियम का गठन किया जाता है, एक कॉलेजियम। इस कॉलेजियम में भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा में जो विपक्ष दल का नेता हो वो, और इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री। इन 3 लोगों का कॉलेजियम जिस आदमी का नाम निर्देशित करता है, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं। और एक बात यहां पर समझना कि जो मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त है, उनका कार्यकाल अब 2019 के बाद 3 वर्ष हो गया है। 3 साल पहले इनका कार्यकाल जो है वो 5 साल होता था, लेकिन 2019 में जब संशोधन हुआ तो अब मुख्य सूचना आयुक्त चाहे राज्यों के हो या केंद्र के हो, उनका जो कार्यकाल है वो कितना हो गया? 3 साल हो गया। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम के आधार पर करते हैं, और वो इस पूरे केंद्रीय सूचना आयोग का एक संरचना तैयार करते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों की अगर बात करें तो आपको ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों की बात करें तो भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त का नाम वजाहत हवी उल्लाह था। वजाहत हवी उल्लाह, वजाहत हवी उल्लाह, ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। पहले मुख्य सूचना आयुक्त भारत के वजाहत हवी उल्लाह थे। और वर्तमान में कौन है? यशवर्धन सिंह है। यशवर्धन सिंह भारत के वर्तमान में यशवर्धन सिंह जो है वो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। दीपक संधू का भी नाम याद रखें, क्योंकि दीपक संधू पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त है भारत की। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू, और पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हवी उल्लाह, और अभी कौन है? यशवर्धन सिंह है। और राज्य सूचना आयोग की बात करेंगे, उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो हमारे राज्य के अंदर राज्य सूचना आयोग के राज्य उत्तराखंड का अगर प्रश्न हो कि राज्य सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो उत्तराखंड के थे RS टोलिया। उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया। और अभी जो है वो अनिल पुनीथा है। अनिल पुनीथा, ठीक है, अनिल पुनीथा। तो ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के तहत यदि हमें RTI एक्ट के तहत सूचनाएं प्राप्त करनी हो तो इस स्ट्रक्चर के तहत हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें सूचनाएं प्राप्त करनी हो तो इस एक्ट के तहत हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब आप एक बात को समझने की कोशिश करें। सपोज करो कि मुझे RTI के तहत कोई सूचना मांगनी है, तो जब कभी भी मैं सूचना मांगूंगा तो सबसे पहली अपील मैं किसके सामने रखूंगा? लोक सूचना अधिकारी के सामने। तो जैसे ही मैंने लोक सूचना अधिकारी को अपना RTI का आवेदन दिया, इसके बाद लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य क्या है? RTI एक्ट 2005 के तहत, RTI एक्ट 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी संबंधित सूचनाओं को कितने दिन में जिसने अपील करी है उसको प्रोवाइड करेंगे? तो फिर आंसर होगा 30 दिन। लोक सूचना अधिकारी के पास कितने दिन का समय होता है सूचना का जवाब देने के लिए? 30 दिन। यदि वो डिले करते हैं, अगर वो 30 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति को सूचना प्रदान ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। किसको जुर्माना देना पड़ेगा? लोक सूचना अधिकारी को। इसका मतलब 30 दिन के अंदर उन्हें सूचना देनी अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई सूचना ह्यूमन राइट से संबंधित हो, मानवाधिकारों से संबंधित कोई सूचना आपने मांगी है लोक सूचना अधिकारी से, तो ऐसी सूचनाओं के लिए समय सीमा
40 और 5 45 दिन की होती है। यदि कोई साधारण सूचना है तो दिन 30 होंगे, पर यदि मानवाधिकारों से संबंधित सूचना है तो फिर कितने दिन का समय होगा? 45 दिन। और यदि सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो, यानी आप कोई ऐसी सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं जिस सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़े, तो ऐसी सूचनाओं को देने के लिए जो समय सीमा है वो मात्र 48 घंटे है, यानी 2 दिन। तो आप ध्यान से करना प्रश्न क्या पूछा जाए। साधारणतया आरटीआई एक्ट 2005 के तहत यदि पीआईओ लोक सूचना अधिकारी से हम कोई सूचना प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए जो समय सीमा है वो 30 दिन, लेकिन मानवाधिकारों के मामलों में यह 45 दिन हो जाती है, और जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में यह 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। तो 2005 ईस्वी के अंदर जैसे ही भारतवर्ष के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तो इस अधिकार के लागू होते ही कुछ बातें जो आप याद रखना कि आरटीआई एक्ट 2005 भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। इस एक्ट के लागू होते ही स्वातंत्र्य सूचना अधिनियम 2003 समाप्त हो गया। स्वातंत्र्य सूचना अधिनियम जो 2003 में पारित हुआ, माने 2002 में जो है उसे भारत की संसद ने पारित किया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 2003 में हुआ, तो वह समाप्त हो गया। तो भारतवर्ष में इस अधिकार की आवश्यकता क्यों थी? क्या आवश्यकता थी सूचना के अधिकार की? जनता और सरकार के बीच की पारदर्शिता जो है उसे बढ़ाया जाए, सरकार और जनता के बीच की जो गोपनीयता है उसे कम किया जाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, और एक लोकतांत्रिक देश में जो लोक प्रशासन है उस लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाए। लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी तभी बढ़ेगी जब वह सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इस सूचना के अधिकार के लागू हो जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगा है। भाई भ्रष्टाचार पूर्णतया समाप्त हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश तो जरूर लगा है। साथ ही साथ किसी भी कार्य की पारदर्शिता पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ चुकी है, और एक लोक कल्याणकारी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पारदर्शिता ही होता है। और पारदर्शिता यदि आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो जनता, जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके पास सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पूरी जानकारी हो। स्वीडन दुनिया का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया, सबसे पहला देश स्वीडन। और स्वीडन न सिर्फ इस चीज के लिए प्रसिद्ध है कि उसने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया, बल्कि वह अपने नागरिकों को निःशुल्क सूचना का अधिकार भी प्रदान करता है। आपको पता होगा यदि आप भारत में आरटीआई एक्ट के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 रुपए का फीस जो है, 10 रुपए की फीस आपको पे करनी पड़ती है, पर स्वीडन निःशुल्क जो है वह सूचना का अधिकार प्रदान करता है। तो इस लेक्चर के अंदर जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रमुख बिंदु थे, उन पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में।